बड़ी समस्याएं हैं यार। निरंतर विकास का सिद्धांत मतलब लगातार उसका विकास हो रहा है। ऐसा हो सकता है बाई चांस कि कभी कभी विकास की गति धीमी हो जाए और कभी कभी विकास की गति क्या हो जाए, तेज हो जाए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे विकास के प्रकार। तो विकास के बेसिकली 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले जो दिया है शैशवावस्था, फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, है ना। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्य अवस्था 5 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से 18 वर्ष किशोर अवस्था। 18 वर्ष के बाद हम ऐसा मानते हैं कि अवस्थाएं नहीं होती हैं, विकास क्रम धीमा हो जाता है। विकास क्रम कैसा हो जाता है, धीमा। क्यों धीमा हो जाता है? क्योंकि आप देखना कि जब बच्चा, अगर आप थोड़ा सा अनुभव करेंगी तो आप देखेंगी कि बच्चे का जो विकास है वो बेसिकली शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होता है। वो उसके शरीर के अंग सबसे ज्यादा डेवलप कब होते हैं? 5 से 12 वर्ष की आयु में, जहां वो कई प्रकार की चीजें सीखता है। ठीक है, जैसे 5 साल में वो गले से आवाज निकालना सीखता है, 7 साल में, या कहना चाहिए 2 साल में वो गले से आवाज निकालना सीखता है। कई बच्चे 2-3 साल में बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे 5-6 साल में समझना सीखते हैं, फिर उसके बाद 8-9 साल में वो बुद्धि के विकास को सोचते हैं, वातावरण से जुड़ते हैं तो उनके रुचि आ जाती है, उनके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा परिवर्तन कब देखने को मिलते हैं? जब व्यक्ति बाल्य अवस्था में होता है, 5 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं और शैशवावस्था में ही परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तो होते हैं उसके 0 से 5 वर्ष में भी होते हैं और 12 से 18 वर्ष में, लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन कब मिलते हैं? 5 से 12। आप देखना किसी बच्चे को आपने 5 वर्ष में देखा होगा और जब आप उसको 12 वर्ष में देखोगी तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है ना, क्या होता रहता है? निरंतर होता रहता है। अब निरंतर विकास के सिद्धांत से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो है डगलस आपसे। ठीक है ना, कौन जुड़े हुए हैं? डगलस। ठीक है, वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति का विकास जो है वह अविराम गति से होता रहता है, उसके विकास में किसी तरह का भी कोई भी विराम जो है वो हमें नहीं मिलता है देखने को। तीसरी अगर हम बात करें विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है? मैंने यहां इसलिए लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए। निश्चित क्रम। निश्चित क्रम मतलब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही साथ वह एक निश्चित क्रम में विकास करता है। ठीक है ना। निश्चित क्रम, पहले उसका बॉडी विकसित होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें कई ऐसी शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो उसके बाद में विकसित होते हैं। उसके बाद जब बॉडी विकसित होगी उसके बाद संवेदनाएं विकसित होंगी। संवेग मतलब इमोशंस विकसित होंगे। ठीक है ना। शुरू में बच्चे के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, ठीक है ना। शुरू में सिर्फ क्या होता है? विकास। धीरे धीरे निश्चित क्रम में उसके अंदर क्या आती हैं? भाव आते हैं। ठीक है ना। शुरू में बच्चा जब होता है तो सिर्फ एक ही चीज करता है, रोता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसे मार दिया, डांट दिया, प्यार किया, वो आपकी भावनाएं नहीं समझ रहा। लेकिन धीरे 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 जब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है? विकास के क्रम में धीरे धीरे भाव आते हैं, धीरे धीरे इमोशंस आते हैं। उसके बाद और बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होती है, फिर और बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके वातावरण में आके वह क्या करता है? और ज्यादा विकसित होता है। इसलिए आप कहते हैं ना, एक उदाहरण है कि जब 2 बच्चे होते हैं किसी फैमिली के तो कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, उसके बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए ताकि वो क्या हो जाए? भाव समझने लगे, इमोशंस समझने लगे। अगर वो इमोशंस नहीं समझेगा तो उसके अंदर क्या भाव आएंगे कि भाई ये मेरे पिता इसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। क्यों होगी ये चीज? क्योंकि उसके अंदर कोई भाव नहीं आए हैं। ठीक है ना। तो विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है और निश्चित क्रम के बाद धीरे धीरे उसका विकास होता है, फिर भाव आते हैं, फिर और विकास होता है। अगला आता है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति का मतलब यहां मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। व्यक्ति मतलब हम और आप नहीं, यहां पे किसकी बात हो रही है? बच्चे की, क्योंकि हम बच्चे वाली बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत होता है। क्या होता है व्यक्तित्व भिन्नता का? देखिए, हर चाइल्ड का विकास होता है, ये तो आप मानती है ना कि हर बच्चा विकसित होता है। क्या हर बच्चा एक जैसा विकसित होता है? नहीं होता है। विकसित होगा लेकिन कोई बच्चा अलग तरीके से विकसित होगा, कोई बच्चा अलग तरीके से विकसित होगा, और ये विकसित होना उसके किस पे डिपेंड करता है? इसे कहते हैं व्यक्तित्व भिन्नता। जब व्यक्तित्व मतलब अलग अलग,
व्यक्तित्व मतलब अलग अलग, व्यक्तित्व का मतलब होता है अलग अलग, भिन्नता मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग तरीके से विकसित होने का सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब अगर मैं यहां बात करूं, क्या बोल रहा था आपको मैं इससे पहले, व्यक्तित्व भिन्नता अलग अलग, कि कोई भी बच्चा होता है वह अलग अलग तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या डिपेंड करता है, वातावरण, वंशानुक्रम। ठीक है ना। एक बात याद रखना कि व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न होगा, और ये जो भिन्न भिन्न विकास है सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक गांव के बच्चे को लीजिए, एक शहर के बच्चे को देखिए, और एक मेट्रो सिटी के बच्चे को देखिए। आपको तीनों बच्चों के रहन सहन, विकास में, बातों में, रहन सहन में आपको अंतर दिखाई देगा, जबकि विकास तो तीनों का हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। और ये भिन्न भिन्न विकास किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, वातावरण पे हो रहा है ना। आप कहां से हो, शहडोल। शहडोल एक अच्छा है, मैं भी शहडोल में रह चुका हूँ, जिला है, संभाग था, संभाग है, सॉरी संभाग है ना, मैंने शहडोल में 1ली से 8वीं तक वहीं पढ़ा था, विवेकानंद स्कूल में। हाँ, घरोरा मोहल्ला में रहता था, तो शहडोल को मैं अच्छे से जानता हूँ, है ना। उसके बाद अनूपपुर भी रहा हूँ। तो अब जैसे वहां पे अगर हम देखें, तो वहां पे अगर आप बात करें तो वो एक शहर की श्रेणी में आएगा। तो वहां की लाइफ स्टाइल गांव से थोड़ा सा उच्च है, लेकिन मेट्रो सिटी से क्या है, निम्न है। तो आपका जो विकास हुआ होगा, वो विकास का क्रम कैसा हुआ होगा, व्यक्तित्व भिन्नता के साथ साथ इसके लिए क्या जिम्मेदार होगा, वातावरण। अब वातावरण के साथ साथ और क्या जिम्मेदार है आपका, वंशानुक्रम। आपका परिवार कैसा नियम कानून फॉलो करता है, गांव में रहने वाला परिवार कैसा करता है, और मेट्रो सिटी में रहने वाला कैसा करता है, यह भी डिपेंड करता है उसकी भिन्नता या उसके विकास में, है ना। तो मतलब सीधी बात है कि किसी भी चाइल्ड का जो विकास है वो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है, उसका विभिन्न तरीके से विकास होता है, अलग अलग मोड पे होता है। और इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं, तो वातावरण और वंशानुक्रम। हम आगे पढ़ेंगे जब विकास का आधार, हम क्या पढ़ेंगे आगे, विकास का आधार। तो विकास का आधार 2 चीजों पे डिपेंड होगा, किन 2 चीजों पे, एक तो वातावरण पे, और एक किस पे डिपेंड होगा, वंशानुक्रम पे। ठीक है। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या हुआ, परस्पर संबंध का मतलब होता है कि प्रत्येक चाइल्ड का, ठीक है ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, तीनों सिद्धांतों का विकास होता है, और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना। किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो शरीर के विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आएगी। तो सबसे पहले उसका कौन सा विकास होता है, शारीरिक। शारीरिक विकास होगा तो सीधे धीरे जब शारीरिक विकास होगा तो वो चीजों को समझेगा, समझेगा तो कौन सा विकास हो गया, मानसिक। और जब वो चीजों को समझेगा तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, संवेगात्मक। संवेग, देखिए संवेद मतलब क्या होता है, इमोशंस, भाव। आपकी भाव क्या है, तो भाव आपके अंदर कब आएंगे, जब आपके अंदर मानसिक विकास होगा। एक बात याद रखना, कहते हैं ना पागल लोगों के अंदर कोई भाव नहीं होते, है ना। या अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हुआ है तो उसके अंदर कोई भाव नहीं होंगे, वो घृणा, नफरत, प्यार, अपना पराया, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, मानते हो। तो ये सब कुछ जो है ना वो परस्पर संबंध के सिद्धांत में आते हैं, ठीक है ना। ये सिद्धांत आपसे पूछ सकता है, दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहां तक आपको समझ में आया, दिशा, हालांकि है सब एक ही चीज, लेकिन बेसिक अंतर क्या है, दिशा मतलब सिर से पैर तक का पूरी एक कंबाइंड उसमें होता है। निरंतर मतलब हमेशा होता रहता है, शॉर्ट में बोले तो। विकास क्रम का सम्मान मतलब एक निश्चित क्रम में होगा उसका विकास। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब अलग अलग वातावरण और वंशानुक्रम के आधार पर अलग अलग सिद्धांतों पे उसका विकास होगा बच्चे का। और परस्पर संबंध का सिद्धांत मतलब उसका शारीरिक विकास जो है, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास एक साथ होगा। यहां तक कोई डाउट, खुल के बोलो, पक्का समझ में आ रहा है। तो चेहरे ऐसे उदास उदास बना के क्यों बैठी हो, हैं?
गांव को शहर का बोल दिया इसलिए, अच्छा भाई मेट्रो सिटी की हो, ठीक है। अब क्या हुआ है, भैया गांव के लोग ज्यादा भावात्मक होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ कौन सी, जयसिंह नगर, हाँ। तो वो क्या होता है कि काफी भावनात्मक रूप से अगर हम देखें ना तो गांव के लोग बहुत ज्यादा भावात्मक होते हैं। मेट्रो सिटी के लोग उतने भावात्मक होते नहीं क्योंकि इनकी भावनाएं चली जाती हैं, पर गांव के लोग भावनात्मक है। तुम भावनात्मक रूप से क्या हो, इमोशंस है या चलो अगला क्या आता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत मतलब क्या होता है, समान मतलब एक जैसा, और प्रतिमान मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, ठीक है ना, उसका विकास जो है वो एक ही सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना, उसका विकास एक बराबर होता है। कोई भी बच्चा है ना, उसका विकास का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। ये आ गया वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का सिद्धांत। ये अभी हमने जो चर्चा की थी कि जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसके लिए वंश और वातावरण कैसा है, ये दोनों चीजें उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका, अभी हमने उस पर चर्चा की। करूं फिर से या समझ में आ गया? आ गया। तो ये क्या है, विकास का सिद्धांत। कितने सिद्धांत है आपने? 7, ठीक है। चलो अगला आता है, अब बात करते हैं हम विकास का आधार, ठीक है। विकास के सिद्धांत के बाद हम विकास का आधार। अच्छा एक चीज याद रखना, जो मैंने बोला था अधिगमन, अधिगमन मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे बोला था ना विकास का सिद्धांत और अधिगमन, अधिगमन का मतलब क्या होता है? अधिगमन का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। तो विकास का सिद्धांत और अधिगमन से संबंध का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति विकास करता है तो उसके साथ साथ वो क्या करता है, चीजों को सीखता है। कई बातें जो है वो देख, मां, एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। कहावत सुनिए कि मां के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। कोई भी कहना चाहिए कोई भी वो नहीं है बहुत बड़ा जो मां के पेट से सीख के आए। सुनिए ये कहावत। तो इसका मतलब यह है कि वो सीखना कहां से सीखता है, जब उसका धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है, ठीक है। अब अगर हम विकास के आधार पर बात करें तो विकास के आधार पर 2 तरह की सिद्धांत बताए गए हैं। एक है आपका वंशानुक्रम और एक आपका है वातावरण। वंशानुक्रम सिद्धांत, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि वंशानुगत या वंशानुक्रम सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन जुड़े हैं? एक तो डगलस जी जुड़े हैं और एक हॉलैंड जी जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं? डगलस और हॉलैंड, ठीक है ना। इनकी परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं वंशानुक्रम पे, तो इनकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। डगलस व हॉलैंड कहते हैं एक व्यक्ति के वंशानुक्रम, समझिएगा, एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक विशेषताएं, लिखो मत, नोट्स मिल जाएंगे, है ना, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि इनने क्या बोला। डगलस व हॉलैंड कहते हैं कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, वह जो अपने माता पिता से प्राप्त करता है। 4 चीजें आपने सुनी गौर से, माता पिता से कौन कौन सी क्षमताएं? वंशानुक्रम में शारीरिक क्रियाएं, ठीक है ना, वे सभी शारीरिक बनावटें और शारीरिक विशेषताएं। कैसी? शारीरिक विशेषताएं और क्षमताएं। अब उसने ये क्यों बोला, समझो। देखो, विकास का आधार वंशानुक्रम है, लेकिन वो वंशानुक्रम आधार केवल शारीरिक विशेषता और क्षमताओं से। जैसे मान लो किसी घर में किसी की मां को कोई प्रॉब्लम है या पिता को कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो उसके बच्चे को आ जाएगी। ये क्या है उसकी विशेषता। क्षमताओं का मतलब होता है कि भाई कहीं पे किसी, जैसे कहें ना कि मजदूर का बेटा, तो मजदूर का बेटा अधिकतर क्या होता है, बचपन से ही क्षमताएं उसके पिता जैसी हैं, तो वह मेहनती मिलेगा, है ना। लेकिन वंशानुक्रम के आधार पर कुछ चीजें समान नहीं होती हैं विकास में, समझ रही हो बात।
अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो डगलस और हॉलैंड बोलते हैं कि किसी बच्चे का विकास वंशानुगत बात करें तो माँ बाप से विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं और शारीरिक क्षमताएं ही मिलती हैं, बहुत कुछ नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि एक टीचर का बेटा जरूरी नहीं है कि टीचर जैसी क्षमताएं लेके आए, ठीक है। एक एक्टर का बेटा, अब एक्टर तो बेटा है, चाहे तो उसका बेटा भी एक्टर होना चाहिए, वो बना देते हैं, अलग चीज है, पर जरूरी नहीं है कि एक एक्टर के अंदर के बेटे के अंदर भी वही गुण हो जो एक्टर के अंदर हो। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा एक्टर, अभिषेक बच्चन नहीं चला, तो मतलब अभिषेक बच्चन दिखता अमिताभ बच्चन जैसा है कि नहीं है? दिखता है ना, मतलब उसने क्या ली है? शारीरिक विशेषताएं ली है, लेकिन वो क्या नहीं ले पाया? वो उनके गुण नहीं ले पाया, वो उसका टैलेंट नहीं ले पाया। तो अगर हम बात करें तो डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि विकास के आधार पर वंशानुक्रम जो विकास होता है उसमें बच्चा सिर्फ शारीरिक क्षमताएं और शारीरिक विशेषताएं ही लेता है, शारीरिक गुण ले या गुण या उतनी योग्यता ले ये जरूरी नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग गुण हो सकते हैं, ठीक है। गायक का बेटा गायक नहीं बनेगा, हो सकता है वो डांसर बन जाए। आईएएस का बेटा आईएएस के गुण लेके पैदा नहीं होता है, वो उसको यहां पे ही विकसित करने होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। दूसरा आधार जो होता है वो वातावरण। तो विकास का पहला आधार वंशानुक्रम अपने समझ में आया ना, विशेषताएं और क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो गुण और योग्यता का विकास जो होता है उसका आधार वंशानुक्रम नहीं है। उसका आधार क्या है? क्या है उसका आधार? वातावरण। अब वातावरण को लेकर किसने अपनी अपनी परिभाषा दी है? वुडवर्थ ने और एनास्टी ने। क्या परिभाषा दी है? वुडवर्थ कहता है कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को कभी ना कभी प्रभावित किया है, ठीक है ना। वातावरण में वह सभी तत्व आ जाते हैं जिसने व्यक्ति को कभी ना कभी क्या किया है? प्रभावित किया है। यही एनएसटी क्या कहते हैं? एनएसटी कहते हैं वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीवन में अतिरिक्त प्रभाव डालती है। दोनों की परिभाषाएं समझना। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वातावरण वह है जिसके बाहरी तत्व व्यक्ति के जीवन में आकर उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यही बात कहते हैं। और एनास्टी क्या कहते हैं? एनास्टी कहते हैं कि हर एक वस्तु जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है वो वातावरण है जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हाँ, वातावरण मतलब समझे, एटमॉस्फेयर। तुम कहां रहती हो ये बताओ। अच्छा, मतलब रहती जहां, वो एड्रेस नहीं पूछ रहा हूं, कहां रहती हो? मकान किराए से लिया है, हॉस्टल में रहती हो, फैमिली में रहती हो? हॉस्टल, ठीक है ना। अब तुम्हारे हॉस्टल का जो वातावरण है वो डिसाइड करेगा तुम्हारा विकास। तुम्हारे विकास की भूमिका में किसका महत्वपूर्ण भूमिका, किसका स्थान है? हॉस्टल में क्या हो रहा है, तुम्हारे मिलने वाले लोग क्या हैं? भाई बाहरी तत्व का मतलब क्या है? बाहरी तत्व जो तुम्हारा परिवार नहीं है, बाहरी लोग तुमसे जो मिले वह तुमको कैसे विकास दे रहे हैं इस बात पे। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें घूमना फिरना, सोना, खाना वाना सब पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं, पढ़ना लिखना ही पसंद नहीं है, तुम्हारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं, तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि तुम पढ़ाई को लेकर अपने विकास में कमजोर हो जाओगी। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास का वातावरण ऐसा है जो पढ़ने लिखने वाले लोगों का है तो ना चाहते हुए भी तुम्हारा विकास जो है वो क्या होगा? उस आधार पे होगा। 2 घंटे अलाली करोगी ना, फिर तो उसके बाद देखोगी मेरी फ्रेंड पढ़ रही है तो किताब लेके बैठ जाओगी पढ़ने। तुम्हारे वातावरण में अगर कोई कैसा है, कोई अच्छे किस्म का व्यक्ति, अच्छे नेचर का कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? तुम्हें अच्छा बनाएगा। जो बुरा व्यक्ति है वो बुरा। इसे हम अगर अपनी भाषा में कहें, लोकल भाषा में कहें तो इसे कहते हैं संगति का असर। क्या कहते हैं? संगति का असर। तो विकास के आधार पता चले 2 हैं, कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम में अगर आपसे पूछ दे, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि विकास के आधार को वंशानुक्रम
रूप से किसने बांटा है? तो किसने दी है उसकी परिभाषा? या तो डगलस का नाम आएगा या हॉलैंड का। जो मैं समझा रहा हूं वो तो सिर्फ समझने वाली बात है, जो रटने वाली है, याद करने वाली है, इन दोनों का नाम डगलस और हॉलैंड। और अगर वो पूछ दे वातावरण का सिद्धांत किसने दिया है विकास के आधार पे, तो वुडवर्थ और एनास्टी। ठीक है ना? तो समझ में आया वातावरण और वंशानुक्रम में क्या है आधार, कैसे विकास होता है इनका। ठीक, चलो आगे आते हैं। अब विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? बेसिकली विकास की अवस्था का मतलब क्या है? देखो मैंने पहले भी कहा है कि एक बच्चे ने जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद एक एज तक उसका क्या होता है? विकास होता है। बुढ़ापे तक विकास नहीं होता। मेरे हाथ पैर जितने बढ़ने थे बढ़ गए। अब ऐसा तो ही कि अगले साल मेरा सर बड़ा हो जाएगा। तुम्हारा जितना विकास होना था हो चुका, ठीक है ना? अब सिर्फ क्या विकास होगा तुम्हारा? बुद्धि। बाकी शरीर के सारे अंग जो है वो डेवलप हो गए, ठीक है ना? तो विकास का एक अवस्था होती है, और वो अवस्था क्या होती है? देखो तीन अवस्थाएं, एक शैशवावस्था होती है, एक बाल्याकार होता है और एक किशोरावस्था होती है। अध्ययन की दृष्टि से तो इतना ही होता है, बाकी कुछ लोगों ने अलग अलग कहा है। जैसे कार्ल सैनिक के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8। मनोविज्ञान के आधार पर कितनी होती हैं? 4। और अध्ययन की दृष्टि से कितनी होती हैं? 3। तो अपन अध्ययन की दृष्टि से बात करें, ठीक है ना? तो बेसिकली कैसे होती है? शैशवाकाल, बाल्यकाल और किशोर अवस्था। अब इसको 8 कैसे बना दी उसने? शैशवाकाल, उत्तर शैशवाकाल, पूर्व शैशवाकाल, 3 हो गई। फिर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, 6 हो गई। और किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था, कितनी हो गई? 8। पर बात तो वही कर रहा है ना, इसको 3 भागों में बांट दिया, इसको 3 भागों में बांट दिया, इसको 2 भाग में बांट के 8 बोल दी। पर अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते, वहां क्वेश्चन पूछ देगा कि विकास की 8 अवस्थाएं किसने बताई हैं, तो तुमको आंसर याद होना चाहिए कि किसने बताई हैं। ध्यान कहां है? ध्यान यहां तो नहीं है तुम्हारा, अभी तो बोली कि है यहां। 1 मिनट के लिए खोलूंगा मैं। किसने बताई हैं? कार्ल सैनिक ने बताई हैं, ठीक है ना? लेकिन बेसिकली अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो विकास की कितनी अवस्थाएं दिखेंगी? 3। शैशवाकाल, बाल्यकाल और किशोर अवस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जस्ट हमने चर्चा की थी 1 से 5 वर्ष, ठीक है ना? 1 से 5 वर्ष। इस 1 से 5 वर्ष के अंदर में बच्चा जो होता है वो क्या विकास करता है? तो यहां उसका केवल और केवल कैसा विकास होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास मतलब यहां उसके शरीर के अंग डेवलप होते हैं, शरीर के अंग विकसित होते हैं। उसके अलावा यहां उसको भाषा का ज्ञान तो नहीं होता है, पर भाषा बोलने लगता है। वो 5 साल तक का बच्चा बोलने लगता है। क्या वो समझने भी लगता है? उतना नहीं समझता है ना, लेकिन उसके अंदर समझने के गुण जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। बट अगर हम इसको ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ उसके शरीर का विकास होता है, ठीक है ना, और उसके बोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी अगर हम कहें तो मैं ये बात कह सकता हूं कि शैशवावस्था में केवल और केवल कैसा विकास होता है? हमने 3 विकास की बात की थी ना, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में कौन सा विकास होता है उसका? केवल शारीरिक। और शैशवावस्था से अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया वो लोग कार्ल सैनिक लोग जुड़े हुए हैं, है ना, वो ही है। दूसरा कौन सी व्यवस्था आई? बाल्यकाल। बाल्यकाल व्यवस्था कब से कब तक होती है? 5 से 12। ये सबसे इंपॉर्टेंट आधार माना जाता है विकास का। बच्चे का सबसे ज्यादा विकास इसमें होता है। बेसिकली शारीरिक, भावनात्मक, ये 2 विकास महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखना, 5 से 12 वर्ष के बच्चे में सबसे ज्यादा कौन सा विकास डेवलप होता है? भावनात्मक। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा भावनाएं किसकी आहत होती हैं? 5 से 12 साल के बच्चे की। इसलिए आपने कहीं पढ़ा होगा कि स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि 5 से 12 साल के बच्चों को ना बहुत ही कहना चाहिए ना, ट्रिकी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ट्रिक जो करते हैं ना, अगर आप किसी 10 साल के या 9 साल के बच्चे को डांट दोगी
या उसके सामने कोई ऐसा काम करोगी जो कि गलत है, या उसके सामने उसकी चॉकलेट छीन के शेर दे दोगी, तो उसके शरीर में उतना दुख नहीं होगा जितना उसके अंदर क्या आएंगे, भावनात्मक। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी 5 से 12 साल के बीच में उसकी भावनाएं आपकी वजह से दुखी हैं, तो वो आपको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा भावनात्मक विकास कब होता है, 5 से 12 वर्ष में। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, 12 से 18 वर्ष। ये 12 से जो 18 वर्ष उसका टाइम होता है, इस टाइम में उसका सबसे ज्यादा विकास क्या होता है, मानसिक विकास। क्या होता है उसका, मानसिक विकास होता है, ठीक है ना। तो याद रखना 1 से 5 वर्ष की व्यवस्था में उसका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। 5 से 12 में शारीरिक विकास तो होगा उसका, 1 से ही शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है वो क्या होता है, भावनात्मक विकास होता है। और 18 साल की उम्र तक उसका क्या होता है, मानसिक। 18 से ऊपर जब वो हो जाता है ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक उसका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तीनों ही विकास क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कालसैनिक के अनुसार ये कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8। कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया, शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, फिर बाल्य अवस्था, पूर्वार्ध अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था, ठीक है ना। तो ये उसकी कितनी हो गई, 8 व्यवस्था हो गई, ठीक है। उसके बाद अध्ययन की दृष्टि से देखें तो कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी, वही मैंने आपको बताया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि या विकास, मनोविज्ञान के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाओं में वो क्या बोल देता है मनोविज्ञान। एक तो मनोविज्ञान क्या कहता है, जो अपन ने 3 पढ़ी, शैशवा, दूसरा वो बोलता है बाल्या, तीसरा वो बोलता है किशोरा, और चौथी अवस्था जो है वो बोलता है प्रौढ़ा। प्रौढ़ावस्था को भी मनोविज्ञान रखता है कि यहां भी व्यक्ति के अंदर क्या आते हैं, भाव आते हैं, यहां भी व्यक्ति जो है वो डेवलप होता है कि नहीं। अध्ययन की दृष्टि से तो प्रौढ़ावस्था में नहीं होता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो हाँ, 18 वर्ष के बाद भी व्यक्ति के कई भावनाएं ऐसी हैं जो 18 साल के बाद भी, उसके कई ऐसे गुण हैं जो 18 साल के बाद उसके अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कहा गया है, ये 18 साल से ऊपर कौन सी व्यवस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, हमारी विकास के आधार और विकास की अवस्था है। अब आ जाता है विकास के आयाम, जो हमें एक एक करके डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। विकास के आयाम की अगर हम बात करें, आयाम मतलब विकास के भाग, तो विकास के आयाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला, शारीरिक विकास। अभी मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रहा हूं, ठीक है ना। नोट्स में तो आपको अच्छे आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आएंगे, कौन कौन जुड़ा है इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक दृष्टि में समझा रहा हूं कि विकास के आयाम क्या होते हैं। हमने इस पे चर्चा की है। शारीरिक विकास, बेसिकली क्या समझते हो आप शारीरिक विकास से? एक व्यक्ति है, उसके शारीरिक विकास का एक आयाम है। आयाम मतलब विकास के भाग, आयाम मतलब भाग। तो विकास के कितने भाग हो सकते हैं भाई? एक तो विकास का भाग है कि बच्चे का शारीरिक विकास होगा, एक भाग है कि उसका मानसिक यानी उसका दिमाग विकसित होगा, एक है उसका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब होता है समाज से उसने क्या लिया और समाज को क्या दिया। एक व्यक्ति, इन दोनों को तो अपन चर्चा कर ले, फिर सामाजिक पे कि डायरेक्ट सामाजिक समझो, ये आप लोग आपके स्पष्ट है? स्पष्ट है ना। शारीरिक मतलब शरीर से हो रहा है, मानसिक मतलब दिमाग से, है ना। सामाजिक में समझते हैं कैसा है। देखो, जब कोई व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है तो ये इस बात पे डिपेंड होता है कि वो सामाजिक रूप से किस संपर्क में आया है। समाज के कई रूप हैं, अच्छा भी है और बुरा है।
वो कहते हैं ना, अच्छे ने अच्छा माना मुझे, बुरे ने बुरा माना मुझे, जिसको जैसा समझा वैसा माना मुझे, है ना। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक कहावत कही है कि आप जो चश्मा पहन के निकलते हैं, दुनिया आपको वैसी दिखती है। अगर आप अच्छाई के चश्मा पहन के निकलेंगे तो दुनिया में सभी लोग आपको कैसे दिखेंगे? अच्छे। अगर आप बुराई का लेके पहनेंगे तो दुनिया में कैसे लोग दिखेंगे? बुरे। ठीक है ना। तो समाज कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति के लिए। अरस्तु ने तो कहा है, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु होता है, या अरस्तु की परिभाषा पता है? अरस्तु ने एक परिभाषा दी है। अरस्तु बोलते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो क्या होता है? पशु या देवता। मतलब कि इंसान अगर है तो उसके लिए समाज है। ठीक है ना। अब तक तो क्या है, बहुत दूर की बात, अब तो छोटी डेफिनेशन हो गई। अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये एक छोटे छोटे सब कैटेगरी बन गई है। समाज का मतलब यहां हमारे पूरा समाज की है। पर आजकल लोगों ने, एक तो समाज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि लोगों ने अपने वर्ग के समाज बना लिए, है ना। अग्रवाल समाज विवाह सम्मेलन, है ना। तो मतलब समाज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बच्चे के जीवन में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब महत्वपूर्ण भूमिका है उस व्यक्ति के जीवन में, तो निसंदेह उसके विकास में समाज की एक महत्वपूर्ण गुण होगा। ठीक है ना। तो सामाजिक विकास जो है वो विकास का प्रमुख आयाम है। एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे, या कहना चाहिए कि एक व्यक्ति के चारित्रिक की भी बात करूं, जो आगे दिया है नैतिक या चारित्रिक, अगर हम उसकी बात भी करें या समाज में उसके किसी भी गुण की बात करें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समाज। अगला आता है नैतिक या चारित्रिक। विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है नैतिक या चारित्रिक। कोई व्यक्ति कितना नैतिक, नैतिक का मतलब समझती हो क्या होता है? नैतिकता का क्या मतलब होता है? जैसे हम इंग्लिश में एथिक्स बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोग आपसे बोलते होंगे, एथिक्स नाम की चीज है भी कि नहीं है तुम में? नैतिकता जिंदा भी है आज के नहीं है? कई जगह आपने बात करते सुने होगा, क्या है यार आजकल तो लोगों के अंदर नैतिकता बची नहीं। सुना है? क्या होता है फिर बताओ? नैतिकता या एथिक्स का मतलब होता है आपके कार्य करने का तरीका। जैसे समाज कहता है चोरी करना बुरी बात है, बुरी बात है। अब अगर आप चोरी कर रहे हो तो समाज इसको क्या मानेगा? आपका नैतिक पतन। ठीक है। अगर आप चारित्रिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप रात में घर जाते हो और अपनी वाइफ को मारते हो, ड्रिंक करके जाते हो और अपनी वाइफ को मारते हो, और आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो समाज क्या कहेगा? होगा पढ़ा लिखा, पर नैतिक रूप से तो वो बहुत ही क्या है? बुरा व्यक्ति है, जो अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। कैसा पढ़ा लिखा आदमी है? ठीक है। अब ये विकास जो है ये कैसे हुआ? ये इससे होता है, आपका नैतिक कर्तव्य जो है वो समाज डिसाइड करता है। तो बेसिकली विकास का सबसे महत्वपूर्ण आयाम तो यही है। लेकिन विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम चारित्रिक भी है। आप अच्छे व्यक्ति हो, आप नैतिक हो, आपके पास 4 रोटियां हैं, कोई गरीब व्यक्ति आपको दिखा, आपने 3 रोटी उसको दे दी या 2 रोटी दे दी कि भाई मैं आधा खाता हूं आधा तू खा ले। नैतिक रूप से आप कैसे? अच्छे व्यक्ति हो, आपने उसकी भूख को समझा, उसके भाव को समझा, समाज कहेगा हाँ अच्छा व्यक्ति। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चारित्रिक रूप से अच्छे हो तो भी विकास में आयाम है। कई लोगों का चरित्र क्या होता है? अच्छा नहीं होता है, चारित्र रूप से कमजोर होते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। याद रखना कि आपके विकास में आपके चरित्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज की डेट में हम कई लोगों को क्या मानते हैं? हीरो। कई लोगों के विकास को, या कई बच्चे जो हैं वो विकसित होते हैं तो एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनका चरित्र अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उनके पारिवारिक रिलेशन जो है, उनका परिवार जो है वो चारित्रिक रूप से क्या है? मजबूत है। एक अच्छी कहावत कही है कि टीचर का बच्चा हमेशा योग्य निकलता है। पर्टिकुलर किसी को कहने का तात्पर्य नहीं है मेरा, पर टीचर का बच्चा हमेशा क्या निकलता है?
योग्य, और पुलिस वाले का बच्चा हमेशा अयोग्य निकलता है। ऐसी कहावत है, जरूरी नहीं कि हो अपवाद हर जगह होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टीचर जो होता है ना, टीचर अपने बच्चे के अंदर किसका विकास करता है? नैतिकता का, चारित्रिक विकास करता है। वो बच्चों को पढ़ाता है। भाई तुम टीचर बनोगी, तुम बच्चों को पढ़ाओगी। बच्चों को क्या पढ़ाओगी? तुम बच्चों को तुम अच्छी शिक्षा दोगी। तुम बच्चों से कहोगी बच्चों बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। माता पिता की सेवा करो, बड़ों के सामने गलत बात मत बोलो, किसी से बेमतलब में लड़ाई मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। जब ये शिक्षा आप दूसरों को दोगी तो आप अपने बच्चे को तो समझाओगे। ये जो समझ रहे हो, चरित्र मतलब हमारा कैरेक्टर जो है ना, सिर्फ उससे डिसाइड नहीं होता है कि हम लड़की छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते। चरित्र एक अलग चीज है, उसको लोगों ने अलग कर दिया है कि भाई वो उस टाइप का लड़का है तो चारित्रिकहीन है। चरित्र हर चीज में आता है। चरित्र मतलब आपका व्यवहार, आपका नेचर कैसा है ना। तो आप एक अच्छी शिक्षा दोगे टीचर, तो उसका बच्चा क्या सीखेगा? डिसिप्लिन, यानी उसका नैतिक क्या होगा? उत्थान। वो नैतिक रूप से एक चीज समझ जाएगा, वो चारित्रिक रूप से एक चीज समझ जाएगा, वो है डिसिप्लिन। उसके चरित्र में अपने आप क्या आ जाएगा? डिसिप्लिन। वहीं एक पुलिस वाले की अगर हम बात करें, उनका तो काम ही है, हम बेटा देखेगा, वाह मेरा बाप तो खूब ले रहा है, तुम्हारे पापा तो नहीं है ना पुलिस में हैं? अच्छा, अब जो है वो बोलेंगे कि खूब ले रहा है पैसा। तो बच्चे के अंदर क्या है? खूब खाओ, खूब पैसा है हमारे पास, पिताजी के पास। तो ये क्या कर रहे हैं उसका? उसके अंदर कैसे भाव आ रहे हैं कि सब कुछ क्या है? डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं नैतिक और चारित्रिक पतन जो है विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिस व्यक्ति का चरित्र ही है, डिसिप्लिन नहीं है, चरित्र ही नहीं है उस व्यक्ति का, क्या वो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सकता है? क्या उसका विकास एक अच्छा विकास हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा, है? लेकिन इसका बच्चा हमेशा 99% टीचर्स के बेटे हमेशा सक्सेस होते हैं, क्योंकि शुरू से उस चीज को देख रहे हैं। वो उन्हें इस चीज का डर है, कल को हम कहीं जाके कहेंगे तो कहेगा फला मार साहब का बेटा है ना, क्यों तुम्हारे पापा तो दूसरों को ऐसी शिक्षा देते, तुम ऐसे हो गए, है ना। तो इस बात को याद रखना। फिर होता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर भावनाएं आ जाती हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भावना रहित हो। कई लोग बोलते हैं ना भावनाएं नहीं है मेरे अंदर, मैं प्रैक्टिकली हूं, मैं भावना रहित हूं। कोई व्यक्ति नहीं है। आप भावनाएं दूसरों के प्रति हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका विकास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपके अंदर इमोशंस आएंगे। आपको लगेगी चोट तो आपको दर्द होगा, आपके आंसू निकलेंगे, ठीक है ना। आपको किसी से नफरत है तो उसको देख के आपके अंदर क्रोध आएगा। आपको किसी से प्यार है तो उसको देख के आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आएंगी ही। आप इस पे बस नहीं है आपका, आप रोक नहीं सकते। ये आपके विकास की महत्वपूर्ण पर्याय है, महत्वपूर्ण आयाम है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका विकास के आयाम? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक। इनसे भी कई लोग जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके इन चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। अभी तक यहां तक कोई डाउट है आपको तो बताइए। अब एक शारीरिक विकास में भी कई भाग आएंगे, वो हम चर्चा करेंगे। जैसे शारीरिक विकास में क्या क्या भाग आ सकता है? बाहरी ढांचे में परिवर्तन। शारीरिक विकास होता है ना आपका बाहरी ढांचा। जब आप छोटे होते हैं तो हाथ पैर छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो हाथ पैर बड़े होते हैं, ठीक है ना। आप छोटे होते हैं तो चेहरा इत्तू सा होता है, बड़े होते हैं तो चेहरा बड़ा हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है, फैल जाता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो मानसिक विकास, ये भी किस में आएगा आपका? आपका मन का जो विकास होता है, धीरे धीरे आप जब दिमाग होता है पहले कुछ चीजों को समझता है, फिर ज्यादा चीजों को समझने लगता है ना। पहले बचपन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप अवॉइड करती हो, बड़े में वही चीजें क्या होती हैं आपके अंदर घर कर जाती हैं, समझ में आया?
तो ये आज का टॉपिक यहाँ तक है। ये नोट्स आपको भी मिल जाएंगे, इनको पढ़ लेना। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपका क्या हो जाए, इन्हीं में से अगर उस 30 से देखो, अगर हम हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन भी करेंगे, मान लो 30 क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, तो अपने कितने टॉपिक हैं, 8। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास। अब अगर इसमें से 1%, 5% भी फंस गए, तो इसका 5% कितना हुआ, 240 का। 10% मान लो, 10% कितना हुआ, 24। 10% कितना हुआ, 24, और 5% 12। और अपने इससे आना कितने हैं, सॉरी 15। कितने आना है, कितने फंस गए अपने, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चंस करना क्या होता है, आसान होता है। तो हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कल हम, क्योंकि कल हमारा जो टॉपिक रहा है वो क्या कहेगा, इनको समझेंगे और हम फिर अगले चैप्टर में आएंगे, ठीक है। कल हम इनको एक एक करके समझेंगे, इनकी भी कई प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद फिर हम पेपर चलेंगे सर। हो सका तो कल मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक समझने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन भी अपन कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकता हूं मैं।